हेलो दोस्तों, वेलकम टू उमर इन्फो कॉर्नर। मैं आपके लिए लाता हूं अनलिमिटेड जॉब्स अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को एंड तक देखें और लाइक करें। तो चलिए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। कराए का फौजी रेमंड डेविस की मशहूर ज़माना किताब दी कंट्रैक्टर का उर्दू तर्जमा है। ये किताब पाकिस्तानियों के सफाक कातिल की रहाई के लिए सियासी और अस्करी क़यादत के बाहम तावन की शर्मनाक दास्तान है। इस किताब ने जहां पाकिस्तानी हुक्मरानों का चेहरा बेनकाब किया, वहीं इसे रिहा करवाने वालों को भी रोशनी में ला खड़ा कर दिया। इस किताब में कितना सच और कितना झूठ लिखा गया है, ये एक अलग मौजू है, लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के हवाले से ये बड़ी अहम, क्योंकि अवाम के सामने सच आना चाहिए। रेमंड डेविस 2 अक्टूबर 1974 को अमरीकी रियासत वर्जीनिया में पैदा हुआ। इसका वालिद बचपन में ही गुजर गया था। ग्रेजुएशन के बाद इसने अमरीकी फ़ौज की स्पेशल फोर्सेज में शमूलियत अख्तियार की। दौरान ट्रेनिंग इंतहाई सख्त और पुरमशक्कत तरबियत की वजह से इसका एक फेफड़ा बुरी तरह मुतासर हुआ और नतीजतन इसे आर्जी तौर पर अमरीकी फ़ौज से निकाल दिया गया। कुछ अरसे के बाद 2003 में वो सेहतयाब हुआ तो इसने दोबारा शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन इसे सिर्फ इंतजामी मामलात में ही काम करने की इजाज़त दी गई। इसने ये पेशकश ठुकरा दी और 2004 में डाइन कॉरपोरेशन इंटरनेशनल में मिलिट्री कंट्रैक्टर के तौर पर मुलाजमत अख्तियार कर ली। इसकी पहली जिम्मेदारी अफगानिस्तान में सदर हामिद करज़ई की हिफाजत करने वाली टीम में लगाई गई। अफगानिस्तान के बाद इसकी दूसरी जिम्मेदारी पाकिस्तान में लगाई गई, जहां वो पाकिस्तान में मुकीम अमरीकियों को सिक्योरिटी फराहम करता था। सन 2011 के अवाइल में ही इसे लाहौर तैनात कर दिया। रेमंड डेविस के मुताबिक 27 जनवरी 2011 को जब मैंने सफ़ेद सेडान का स्टीयरिंग संभाला और स्कॉच कॉर्नर के अहाते से बाहर आया जहां मेरी टीम खड़ी हुई थी, तो मेरे जहन में खुद को दरपेश काम के सिवा कुछ ना था। बाहर जाने का मकसद इस रास्ते का जायजा लेना था जिस पर मुझे 3 दिन बाद सफर करना था। मैं इस रास्ते पर मुमकिन खतरात की निशानदेही करना चाहता था। मजंग चौक पर वो ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था जब एक स्याह रंग की मोटरसाइकिल इसके सामने आकर रुकी, जिस पर 2 नौजवान फैजान हैदर और मोहम्मद फ़हीम बैठे हुए थे। डेविस के मुताबिक पीछे बैठे मोहम्मद फ़हीम ने इसकी तरफ बंदूक तानी, जिसके रद्दअमल के तौर पर इसने इन दोनों को 10 गोलियां मारकर वहीं ढेर कर दिया। इस बात की सच्चाई को बाद अज़ीं हुकूमत और अदारों ने ज़ेर ज़मीन दफन कर दिया। 2 लोगों को कत्ल करने के बाद इसने अपने बेस में राब्ता किया और मदद तलब की। इसकी मदद के लिए आने वाले 2 अमरीकियों ने मजीद एक शख्स की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और इस पर सवार इबादुर रहमान को मौका पर शहीद कर दिया। वहाँ मौका पर मौजूद लोगों ने मुश्तिल होकर इसे गाड़ी से निकालने और पीटने की कोशिश की। वो वहाँ से निकलकर मार रोड पर पहुँचना चाहता था, लेकिन अनारकली की तंग गलियों में फंस गया और मुश्तिल हजूम के हत्थे चढ़ गया। इस वाक़े के बाद पुलिस वहां पर पहुंची। इसे मौका वारदात से गिरफ्तार करके पुरानी अनारकली पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। कुछ देर की तफ्तीश के बाद इसे एक लाहौर कैंट पहुंचा दिया गया, जहां ISI के एक कर्नल से इसे तफ्तीश की। इसके बाद इसे अदालत में जज के रूबरू पेश किया गया, जहां इसे 14 रोज जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। इन वाक़यात के बाद अमरीकी हुकूमत ने इसे छुड़वाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। 1 फरवरी 2011 को कांग्रेस के वफद ने सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी से अलग-अलग मुलाकातें की और इसकी रिहाई का मुतालबा किया। सदर और वज़ीर आज़म दोनों ही इस मामले में अमरीकी तरफदारी करके मुश्तिल अवाम को अपने खिलाफ नहीं करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने इस मामले को अदालती केस कहकर अपनी जान छुड़वा ली। रेमंड डेविस के जुर्म पर पाकिस्तानी कौम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता था। बहुत से लोगों ने अमरीकी कौंसलेट के बाहर मुजाहरा किया, इसके पुतले जलाए गए और फांसी देने का मुतालबा किया। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद 11 फरवरी को इसे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। इसके वकील हिसाम कादरी का मौक़िफ़ था कि रेमंड डेविस को सफारती इस्तिस्ना हासिल है, लिहाजा जिनेवा कन्वेंशन के तहत इसे रिहा किया जाए, जबकि मदईयान के वकील मंजूर भट्ट का कहना था कि इसने दोनों को हलाक किया है, लिहाजा इसे सजा देनी चाहिए। इस समाअत के बाद अदालत ने इसे मजीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। इस दौरान पाकिस्तानी कौम रेमंड डेविस के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा कर रही थी। अवाम के शदीद गुस्से की वजह से डेविस के वकील ने इस केस को छोड़ दिया और कोई भी नया वकील इस मामले को हैंडल करने के लिए राजी नहीं हुआ। आखिरकार एक सरकारी प्रोसिक्यूटर रज़ाहत हुसैन बुखारी ने इस केस की वकालत की। पाकिस्तानी मीडिया भी इस केस को खूब नशर कर रहा था और तरह तरह की अफवाहें फैला रहा था, जिनमें सच कम और झूठ ज्यादा होता था। रेमंड डेविस के मुताबिक मैं CIA का एजेंट था। ये इन झूठों में से एक झूठ था जो मीडिया ने मेरे खिलाफ फैलाए हुए थे। पाकिस्तानी मीडिया मेरे बारे में खुसूसन इस हवाले से सख्त खतावार था। पाकिस्तानी मीडिया मेरे बारे में हर तरह के पागलपन पर मबनी कहानियां शाया कर रहा था कि मैं पाकिस्तान में क्या कर रहा था। यहाँ तक कहा गया कि मेरी ज़ाती अफगान आर्मी थी और मैं तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तानी हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहा था। मैं इस्लामाबाद में CIA का स्टेशन चीफ था और मैं ज़ाती तौर पर उसामा बिन लादेन को शिकार करना चाहता था। और इस तरह की कई और कहानियां बनाई गईं। इनको सुनकर मेरा खानदान और दोस्त अपना सर पीटना शुरू हो गए। इस केस की दोबारा समाअत 3 मार्च को हुई, जिसमें जज ने इसके सफारती इस्तिस्ना के मामले को मुस्तरद कर दिया और जुडिशल रिमांड 15 मार्च तक बढ़ाते हुए 8 मार्च तक समाअत मुलतवी कर दी। अगली समाअत पर इस केस को शरई अदालत में मुंतकिल कर दिया गया। रेमंड डेविस की किताब के मुताबिक ISI के लोगों ने 14 मार्च को इस मामले में मुदाखलत की और लवाहिकीन के उन 18 लोगों को जेल में बंद कर दिया। जब 2 दिन बाद 16 मार्च को मेरी किस्मत का फैसला होना था, इन सबको 16 मार्च तक कैद रखा गया।
وکیل بٹ فون کے ذریعے بھی ان میں کسی تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ پڑوسیوں نے یہی بتایا کہ وہ لوگ اچانک غائب ہو گئے۔ 16 مارچ کو میری قسمت کا فیصلہ تھا۔ 16 مارچ سے ایک رات قبل ISI نے خاندان کے تمام افراد کو کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کر دیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ دیت قبول کر لیں، اور اگر وہ قبول کر لیں گے تو انہیں ایک بڑی رقم دے دی جائے گی۔ انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو دوسری صورت میں نتائج ان پر اگلی صبح واضح کر دیے جائیں گے۔ جب انہیں عدالت کے باہر گن پوائنٹ پر کئی گھنٹے قید رکھا اور انہیں سختی سے میڈیا کے سامنے ایک لفظ بھی بولنے سے روکا گیا۔ جب بٹ اس صبح عدالت کے باہر پہنچا تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا گیا۔ بٹ نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ کیس لڑ سکوں، مجھے میرے کلائنٹس کو دیکھنے اور پہنچنے نہیں دیا گیا، مجھے اور میرے ساتھیوں کو 4 گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا۔ بٹ اس قابل نہیں تھا کہ اپنے کلائنٹ سے بات کر سکتا۔ ہم نے یہ دیکھا گیا کہ خواتین کے لیے بہت مشکل بات تھی، وہ رو رہی تھیں۔ کارملا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان لواحقین کے نئے وکیل ارشاد نے محمد فہیم اور فیضان حیدر کے خاندان کے 18 افراد کی دستخط شدہ ایک دستاویز عدالت کو پیش کی، جس میں ملزم کو معاف کرنے اور دیت لینے پر رضامندی ظاہر کی گئی تھی۔ تمام عورتیں اس موقع پر رو رہی تھیں۔ جج نے تمام رشتہ داروں کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے دستاویزات دکھانے کو کہا، پھر ان کو رسید دی گئی جس میں 18 افراد کو دی جانے والی رقم لکھی تھی۔ فی کس $1,30,000 اور کل $23,40,000 پاکستان کی تاریخ میں خون بہا کے طور پر دی جانے والی یہ سب سے بڑی رقم تھی۔ ہر رشتہ دار کی جانب سے ضروری دستاویزات پر دستخط کرنے کے بعد جج نے کہا کہ آپ میں سے کسی کو بھی یہ کرنے پر مجبور تو نہیں کیا گیا؟ تمام افراد نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس کے بعد جج نے ڈیفینس اور پروسیکیوشن کو یاد دلایا کہ وہ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اس کے فوراً بعد اسے عدالت سے نکال کر ایئرپورٹ لے جایا گیا، جہاں سے وہ پہلے بگرام ایئر بیس کابل اور پھر امریکہ کے لیے پرواز کر گیا۔ پاکستان میں اس کی رہائی پر عوام نے شدید رد عمل دکھایا، مظاہرہ کیا اور حکمرانوں کے خلاف جلوس میں شدید مذمت اور نعرے بازی کی۔ اس واقعے کے صرف 3 ہفتے بعد امریکی فورسز نے ایبٹ آباد میں واقع کمپاؤنڈ پر حملہ کر کے اسامہ بن لادن کو شہید کر دیا۔ ان حالات کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تاریخ کے نچلی ترین سطح پر آ گئے۔ ویڈیو کے آغاز میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کتاب میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کتاب بہت سے پاکستانی چہروں کو بے نقاب کرتی ہے۔ عوام یہ جاننے میں حق بجانب ہے کہ ISI نے اگر ایسا کیا تو لازمی بات ہے کہ اسے یہ ہدایات حکومت کی طرف سے دی گئی ہوں گی۔ یہ تفصیلات سامنے آ چکی ہیں کہ جنرل کیانی اور جنرل پاشا کو یہ سب کچھ کرنے کے احکامات اس وقت کے صدر زرداری نے دیے، اور رہائی کے بعد حکومت ذمہ داری لینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بعد میں وہ مکر گئے۔ عسکری حلقوں کی طرف سے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ المیہ یہ ہے کہ آج اس واقعہ کو گزر جانے کے باوجود بدنامی کا طوق کوئی بھی اپنے گلے میں پہننے کے لیے تیار نہیں۔ فیکٹ پبلیکیشن کی طرف سے اس کتاب کا ترجمہ دراصل حقائق تک پہنچنے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔